दिखाएंगे कि कैसे कोई क्राइम होता है और उसका प्रोसेस कैसे एंड तक चलता है। तो पूरा एक्ट हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू किया जा रहा है और बहुत ही प्यारा एक्ट बताया जाएगा किस तरीके से क्राइम एग्जीक्यूट होता है और किस तरीके से एक कैसे जजमेंट पास होती है आगे थ्रू कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा और प्रोसीजर वाइज क्या क्या होता है वो सब यहाँ पे पुलिस वाले करके दिखाएंगे और मैं आपको ये पूरी वीडियो दिखाऊंगी। और जो पुराना आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट था उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ है। हमने एक प्ले बनाया है और उसके माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे पुराने और नए समय में बदलाव आया है। क्या जो एक टिपिकल लोगों की सोच थी पुलिस कोर्ट कचहरी को लेकर के कि तारीख पे तारीख मिलती है, न्याय नहीं मिलता, धक्के खाने पड़ते हैं, वो अब नए कानूनों के आने के बाद किस प्रकार से चेंज हुआ है उसको हमने एक प्ले के माध्यम से दिखाया है। तो इसमें हमने एक काल्पनिक कहानी बनाई है कि एक बच्ची के घर में हत्या और डकैती का एक अपराध होता है और उसके बाद किस तरह से अलग अलग तरीके से वो प्रोग्रेस करता है केस और कैसे अलग अलग जगह उसके साथ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न अंग हैं वो डील करते हैं और उनमें क्या चेंजेस आए। तो ये प्रथम जो शो है हम शुरू कर रहे हैं। ये पहला सीन है जो अभय कमांड सेंटर यानी पुलिस का कंट्रोल रूम है। यहाँ से घटना की शुरुआत होगी। मैं आगे बोलता जाऊँगा, अगले सीन जब एक दृश्य खत्म होगा हम मूव करके दूसरे तीसरे ऐसे अलग अलग दृश्यों पे जाते जाएंगे और इसको हम देखते जाएंगे। ये गुड्डू को हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर कमिश्नरेट, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हेलो 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 मैम, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी मैम, प्लीज हेल्प। सुनिए, घबराइए नहीं, आराम से बताइए, तुरंत मत। हमारे घर में 4 बदमाश हथियारों के साथ घुस गए थे। उन्होंने मेरे पापा पर चाकू से हमला किया। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं और बहुत खून भी बह रहा है। मेरी मम्मा बेहोश पड़ी है। मुझे बहुत डर लग रहा है मैम, प्लीज आप मेरी मदद करिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेंड समवन मैम। बेटा धैर्य रखो, घबराओ नहीं। मैंने मदद के लिए निकटतम पीसीआर वैन और एम्बुलेंस को रवाना कर दिया है। मर्डर की सूचना आई है जिस पर घटनास्थल की लोकेशन ट्रेस करके तुरंत निकटतम 112 ईआरवी के मोबाइल डेटा टर्मिनल पर डिस्पैच कर दिया है। ओके, तुरंत संबंधित पुलिस थाने को भी सूचित करें। और हाँ, क्योंकि बच्ची अकेली है तो कालिका यूनिट को भी वहां रवाना करें। और हाँ, नए कानूनों के प्रावधानों के तहत 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यूनिट द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना व एविडेंस कलेक्ट करना अनिवार्य है। अतः तुरंत एफएसएल को वहां पहुंचने हेतु सूचित करें। यस सर। माणक चौक, बताइए। जय हिंद मैडम, आपके थाना क्षेत्र से मर्डर और डकैती की सूचना मिली है। चेतक और 112 एफएसएल और डॉग स्क्वाड को बता दिया गया है। आप तुरंत मौके पर पहुंचे। ठीक है, मैं तुरंत पहुंचती हूँ। हेलो, एफएसएल जयपुर से। जी मैडम, बताइए। जय हिंद सर, माणक चौक थाना इलाके में डकैती और मर्डर की सूचना मिली है। आप तुरंत मौके पर पहुंचे। जी मैडम। इलाज भी शुरू हो गया। मुझे तो लगता है ये केस अपने इलाके का है ही नहीं। आप कहीं तो कोतवाली थाने वालों को बुला लो इसको। ध्यान दीजिए, अब नया कानून लागू हो चुका है। भले ही अपना इलाका न हो, पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत 0 एफआईआर दर्ज कर सीसीटीएनएस के माध्यम से संबंधित थाने पर पहुंचाई जा सकती है। आप मौके की कार्रवाई जारी रखें। आप घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करें। कोई भी साक्ष्य छूटना नहीं चाहिए। चारों तरफ से सावधानी पूर्वक साक्ष्य को इकट्ठा करें। ये लो ई साक्ष्य डिवाइस। ई साक्ष्य ऐप से घटना स्थल की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करो और सभी एंगल से फोटोग्राफी करो। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सीधा सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। टाइम स्टैम्प और जीपीएस कैप्चर होगा। हैश वैल्यू अलग से जनरेट होगी जिससे हमें ट्रायल में मदद मिलेगी। जी मैडम। जय हिंद मैडम, जब हम त्रिशा से बात कर रहे थे तो उसने बताया कि सामने की टेबल पे जो बोतल रखी हुई है उससे एक बदमाश ने पानी पिया था। वेरी गुड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप बॉटल से ट्रांसपेरेंट कीजिए। मैम, एक बात और, बच्ची हादसे की वजह से सदमे में है और काफ़ी डरी हुई है। त्रिशा जैसे विक्टिम्स के लिए ही अब नए कानूनों में फिटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का प्रावधान किया गया है। आप जाकर उसकी काउंसलिंग कर उसे समझाएं, घबराएं नहीं। राउंड द क्लॉक उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जय मैडम, स्नीपर डोर के लीड पर हमें कुछ टायर मार्क्स रोके हुए हैं जो शायद क्राइम सीन से जब्त शुदा माल की ई माल खाना पर एंट्री करो और सभी साक्ष्यों को जांच के लिए एफएसएल में जमा कराना है।
जिसके लिए ई फॉरेंसिक पर रिक्वेस्ट भेजो। और हाँ, ध्यान रहे, न्यू क्रिमिनल लॉज में सभी केसेस के अनुसंधान का समय निर्धारित है और इस केस में हमारे पास 90 दिन का ही समय है। जय हिंद मैडम, सीसीटीवी फुटेज से 5 जनों के क्लियर फोटो प्राप्त हो गए हैं। गुड, वेरी गुड सूरज। अब चित्र खोजी सॉफ्टवेयर की सहायता से आरोपियों के फोटोज को सर्च करके मैच करने की कोशिश करो। जी मैडम। मैडम, सॉफ्टवेयर के जरिए अपराधियों तक कैसे पहुंचा जा सकता है भला? हाँ ज्ञान जी, चित्र खोजी एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें 1 करोड़ अपराधी और संदिग्ध व्यक्तियों का डेटाबेस है। अब हम अपने सस्पेक्ट्स की फोटोज सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं। अरे वाह मैडम जी। ज्ञान सिंह जी, ये नए भारत की स्मार्ट पुलिस है। जी मैडम। मैडम, एफएसएल की मदद से फिंगरप्रिंट लेकर नेफिस पे अपलोड किए थे। उनमें से 2 अपराधियों के फिंगरप्रिंट डाटाबेस से मैच हो गए हैं और दोनों ही यूपी के कुख्यात अपराधी हैं। उनमें से मैडम एक तो थोड़े दिन पहले ही जेल से छूटा है। दैट्स एक्सीलेंट। विनोद, उन व्यक्तियों के नाम, पता और अन्य डिटेल्स निकाल कर फाइल पर लगाओ और ICGS में सर्च करके अल्टरनेटिव फोन नंबर, गाड़ी नंबर इत्यादि डिटेल्स निकालने का प्रयास करो। जी मैडम। मैडम, ये नफीस कौन है? नफीस नहीं, नैफिस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये NCRB की परियोजना है, जिसके तहत सभी जिलों, राज्यों और एनफोर्समेंट एजेंसी को आपराधिक फिंगरप्रिंट का राष्ट्रीय संग्रह स्थापित कर एक महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध कराया गया है और फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली इंटीग्रेट कर दी गई है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा अपराधियों का फिंगरप्रिंट डाटाबेस शामिल है। और ये ही नहीं, CRPI एक्ट 2022 के तहत गिरफ्तार होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। मैडम, ICGS से इनके ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, व्हीकल डिटेल भी मिल गए हैं। गुड जॉब विनोद। मोबाइल नंबर को ट्रैक करके लोकेशन प्राप्त करने की कोशिश करो। जी मैडम। जय हिंद मैम। मैम, अभय कमांड सेंटर के फेस रिकॉग्निशन कैमरा पर एक आरोपी आशिफ अजमेरी गेट के पास की दुकान से कुछ खरीदा हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड संगीता, ये तो बहुत बड़ी लीड है। वहां जाकर CCTV रिकॉर्ड डिटेल प्राप्त करो और दुकान मालिक के बयान भी रिकॉर्ड करो। जी मैम। मैडम, एक आरोपी की लोकेशन सीकर के आसपास आ रही है, दूसरे की लोकेशन बस्सी की है, बाकी सारे फोन स्विच ऑफ हैं। भवानी, तुम सीकर की टीम को लीड करो और विनोद, तुम जांच टीम लेकर बस्सी के लिए रवाना हो। ध्यान रहे, आरोपियों को होशियारी से राउंड अप करें और मैं क्राइम के जरिए वांछित अपराधियों के संबंध में अलर्ट जारी करवाती हूँ। जी मैडम। जय हिंद मैम। जय हिंद मेरा, बताइए। 3 मुख्य आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। शाबाश मेरा। अपना नाम बताइए। ज्ञान सिंह। आपका माल जमा हो गया है। जमा हो गया? इतनी जल्दी? ये तो बहुत बढ़िया बात है। जी, फिर जांच रिपोर्ट जल्द ही पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी और नोटिफिकेशन के जरिए आपको इसकी सूचना भी मिल जाएगी। ई फॉरेंसिक 2.0 के जरिए अब आपको FSL रिपोर्ट लेने आने की ज़रूरत भी नहीं है। आप रिपोर्ट सीधा CCTNS से डाउनलोड कर सकते हैं। अरे डाउनलोड तो ठीक है, लेकिन हमारे पास अनुसंधान के लिए सिर्फ 90 दिन का वक्त है। तब तक आपकी जांच रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी। अरे ज्ञान जी, नए कानून आने के बाद फॉरेंसिक की क्षमताओं का भी विकास और विस्तार हुआ है। हमें सरकार की तरफ से भरपूर संसाधन मिले हैं। अब पहले की तरह FSL रिपोर्ट महीनों तक पेंडिंग नहीं रहती। आपको इस केस की रिपोर्ट भी जल्द ही मिल जाएगी। वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। FSL रिपोर्ट वैज्ञानिक अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे जनता के लिए त्वरित न्याय का रास्ता खुला है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। मानव चौक थाने से पोस्टमार्टम और MLC के लिए रिक्वेस्ट आपको भेजिए। केस काफी सेंसिटिव नेचर का है, तो रिपोर्ट वक्त पर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अर्जेंसी है, इसलिए खुद चला आया। अरे ज्ञान जी, आपको तो आने की जरूरत ही नहीं थी। आपकी रिक्वेस्ट CCTNS से मेडलेपार पर आ चुकी है। पोस्टमार्टम हो चुका है और इंजर्ड की MLC भी तैयार है। एक्सरे की रिपोर्ट पेंडिंग है। उसके आते ही मैं सभी रिपोर्ट्स मेडलेपार पर अपलोड कर दूंगी। डॉक्टर साहब, ये मेडिपार क्या होता है? मेडिपार नहीं, मेडलेपार मतलब मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम। इसका उद्देश्य मेडिकल रिपोर्टिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित करना व पुलिस और डॉक्टर्स के बीच बेहतर समन्वय बनाना है, जिससे मेडिको लीगल केसेस में त्वरित रिपोर्टिंग होने से आपराधिक न्याय प्रणाली को गति मिलती है और आप ये रिपोर्ट्स CCTNS के माध्यम से अपने थाने पर ही देख सकते हैं। अरे वाह मैडम, फिर तो आपसे मिलना ही नहीं होगा। चाय पीने आते रहना। और हाँ,
एनुअल मेडिकल चेकअप कराने तो आओगे ही ना? जी 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 जरूर। अच्छा धन्यवाद, चलता हूँ। केस की डिटेल्स बताइए। यस सर, डकैती और हत्या का मामला है जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी न्यायालय द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है। एक विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड की विधिवत कार्यवाही की जा रही है। सभी गवाहों की तलबी इस संबंध के माध्यम से कराई जाकर सभी के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। क्या तीनों आरोपी मौजूद हैं? यस सर, वीसी के जरिए तीनों आरोपी ट्रायल से जुड़े हुए हैं। क्या तीनों आरोपियों के वकील उपस्थित हैं? यस सर। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? जी सर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुझे चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। सर मेरी एक और रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे एक और तारीख दे दीजिए, क्योंकि केस का चौथा आरोपी तो कोर्ट के सामने आया ही नहीं है, तो आप कार्रवाई शुरू कैसे कर सकते हैं? नहीं वकील साहब, अब नए आपराधिक कानूनों में 2 बार से ज़्यादा एडजमेंट नहीं मिल सकता। अब पहले 2 तारीखें ले चुके हैं। और जहाँ तक चौथे आरोपी का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, नई कानूनी धारा 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उसके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको ध्यान ही होगा कि हमने जांच प्रेम भी 60 दिनों के अंदर ही किया था। वकील साहब, अब तारीख पे तारीख का जमाना गया। पीपी साहब, चीफ एंड क्रॉस हो चुके हैं, आप दोनों अपनी फाइनल बहस शुरू करें। जज साहब, प्रकरण के सारे गवाह पेश हो चुके हैं। 4 अपराधियों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या और डकैती के इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। अपराधियों के विरुद्ध सभी साक्ष्य जैसे फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, ई साक्ष्य वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट विधिक रूप से प्रमाणित कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। वीडियो बनाने का समय, जगह का टाइम स्टाम्प और जीपीएस भी कैप्चर हुए हैं। योर ऑनर, मैं नए आपराधिक कानूनों के 3 नवीन प्रावधानों के तहत इन पर कार्यवाही करने का निवेदन करता हूं। पहला, पुलिस अनुसंधान में यह प्रमाणित है कि ये चारों अपराधी संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के पेशे में लिप्त हैं। अतः मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत इन पर कार्यवाही किए जाने का निवेदन करता हूं। दूसरा, इस गिरोह ने अपराध करने के लिए एक बालक को भी नियुक्त किया है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 के तहत भी इन पर कार्यवाही की जाए। तीसरा, इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ एक महिला सरिता देवी वेजिटेटिव स्टेट में है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 117(3) के तहत भी इन पर कार्यवाही की जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जज साहब, ये पूरा परिवार इस अपराध से तबाह हो गया है, इसीलिए मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इन कुख्यात अपराधियों को विभिन्न धाराओं में मिलने वाली सजा को नए कानूनों के प्रावधानों के तहत समवर्ती ना करके क्रमवर्ती यानी कि कॉन्सिक्यूटिव किया जाए, ताकि अन्य अपराधियों के लिए ये एक नजीर बने। सर, मेरे क्लाइंट को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। केस में एक भी स्वतंत्र गवाह नहीं है, सारे गवाह तो पुलिस वाले ही हैं। पीपी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जज साहब, मेरे काबिल दोस्त शायद नए आपराधिक कानून पढ़कर नहीं आए हैं। सारे सबूत साइंटिफिक है व एक्सपर्ट एविडेंस से सपोर्टेड है, इसीलिए इनकी सभी दलीलें बेबुनियाद हैं। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और साइंटिफिक एविडेंस, FSL रिपोर्ट्स और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी राहुल, राकेश, आसिफ के विरुद्ध धारा 103(1), 111, 117(3), 95, 310, 109 भारतीय न्याय संहिता तथा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध में दोष सिद्ध पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सर, यह मानक चौक के हत्या और डकैती वाले केस के अपराधी हैं। यह कल ही जेल में दाखिल हुए हैं। ये हार्डकोर अपराधी हैं, इन्हें स्पेशल सेल में शिफ्ट करो। और हाँ जिलर साहब, BNSS की धारा 479 के तहत जिन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स की 1/3 सजा पूरी होने वाली हो या हो चुकी हो, उनकी जमानत याचिका जेल के माध्यम से न्यायालय में पेश होना जरूरी है। नए कानूनों की अपराधियों के प्रति जो सुधारात्मक और मुख्य धारा से जुड़ने की मंशा है, इन सब की पालना अति आवश्यक है। सर, अब तो हमारे सिस्टम पर अपने आप ही इसका अलर्ट आ जाता है। जैन सर, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। साहब, मुझे हत्या के केस में मृत्यु दंड मिला है, मेरी मदद कीजिए साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। अरे जिलर साहब, सजा के 30 दिन के अंदर इसकी मर्सी पिटीशन पेश करनी पड़ेगी। इसमें इसकी मदद करें। जी सर। क्या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है? यस सर, यह तो कमाल का प्रावधान है। ना आरोपी के भाग जाने का डर, ना उसकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा पुलिस बल की जरूरत। सरकार का पैसा, समय और संसाधनों की बचत का अभूतपूर्व प्रावधान है ये। ये अपील सेशन कोर्ट के आदेश के 60 दिन के भीतर प्रस्तुत की गई है, अतः अपील सुनी जा सकती है। सर, मेरे क्लाइंट को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पुलिस द्वारा फोर्ज किए गए हैं। सर, वो तो मौके पर था ही नहीं,
पुलिस ने सारा अनुसंधान थाने पर बैठकर किया है और मात्र 30 दिन में केस का अनुसंधान जल्दबाजी में कर माननीय न्यायालय को भी गुमराह किया है। जी साहब। जी श्रीमान, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन की गई है और न्यायालय में पेश टेक्निकल और फॉरेंसिक एविडेंस की सहायता से यह सिद्ध हो चुका है कि आरोपियों ने एक गंभीर अपराध कारित किया है। अतः मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि सेशन कोर्ट द्वारा दी गई सजा को यथावत रखा जाए। सर, पुलिस और प्रोसिक्यूशन अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए नए कानूनों का सहारा ले रहा है। इन्होंने चालान पेश करने में बहुत जल्दबाजी की है, जिससे मेरे क्लाइंट के साथ में नाइंसाफी हुई है। बात जल्दबाजी की नहीं है श्रीमान। मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि नए कानूनों के आने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रत्येक स्तंभ के लिए समय सीमा इस भावना से निर्धारित की गई है कि हर केस में 3 वर्ष की अवधि में ट्रायल विद अपील होकर पूर्ण न्याय मिले। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैंने पूरे केस को अच्छी तरह से देख लिया है। सभी साक्ष्यों के विश्लेषण से पूर्णतः साबित होता है कि साक्ष्यों की सैंटिटी मेंटेन रही है। टेक्निकल, साइंटिफिक एविडेंस, एक्सपर्ट विटनेस के बयानों के आधार पर मौके पर मिले सबूतों पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आरोप पूर्णतः प्रमाणित है। सेशन न्यायालय का दिया गया दंड आदेश उचित प्रतीत होता है। याचिका खारिज की जाती है। थैंक यू योर ऑनर। त्वरित न्याय दिलवाया है। थैंक यू त्रिशा, लेकिन ये हमारी ड्यूटी थी। नए कानूनों ने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ही सशक्त किया है। इसी कारण से ये सब संभव हो पाया है। तुम अपनी माँ का ध्यान रखना और पढ़ाई में मन लगाना। जी मैम, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और अब तो मैंने तय भी कर लिया है कि मैं बड़ी होकर आप जैसी पुलिस ऑफिसर बनूंगी और पीड़ितों को न्याय दिलाऊंगी। थैंक यू मीरा मैम। वाकई मैडम, इस केस में उस बच्ची को न्याय दिलाकर आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ है। और अब तो मैंने भी तय कर लिया है कि मैं भी आईगॉट कर्मयोगी से नए कानूनों का प्रशिक्षण लेकर नए कानूनों के प्रावधानों में एक्सपर्ट हो जाऊंगा। बहुत अच्छा ज्ञान जी। इस केस से साबित हो गया है कि नए कानूनों का नया दौर, दंड से न्याय की ओर। कि नए कानूनों का नया दौर, दंड से न्याय की ओर। ये बताना है कि कानूनों में अब कितने चेंजेस हो चुके हैं, तो इस प्ले के माध्यम से ताकि सभी को ये चीज़ समझ में आ जाए कि नए कानूनों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। भाई जो FSL होती है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, कानूनों के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, न्याय संहिता में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये सब इस प्ले के माध्यम से हम लोग प्रॉपरली शोकेस करने की कोशिश करें। बट मैम बहुत अच्छा तरीका है, बहुत चीज़ें डिटेल में समझ आएगी इस बारे में। यही है, इसलिए हमने इतना बड़ा सेटअप बनाया ताकि सबको प्रॉपर डिटेल में ये सब समझ